हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांगना एंड वेलकम टू टीचिंग मंत्रा। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। सो चलिए गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाई मैटर, नेचर और बिहेवियर। इसका रहेगा आपका चैप्टर फर्स्ट है आपका, और ये आपका बेसिकली पार्ट सेकंड रहने वाला है। पार्ट वन हम लोग भाई कवर कर चुके थे, ठीक है। अब पार्ट सेकंड देखेंगे। काफी बड़ा चैप्टर है तो थोड़ा सा आपको इजियर वे में समझाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग देख चुके थे मैटर क्या होता है, किस चीज से मिलकर बना होता है, उसमें स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं। हमने पढ़ा था भाई सॉलिड होती है मैम, लिक्विड होती है मैम, गैस होती है, ठीक है। 3 स्टेट्स पढ़ी थी। अगर अब आपकी मैम आपसे बोले कि बच्चे 5 स्टेट होती हैं, बल्कि 5 नहीं 6 स्टेट होती हैं, तो क्या तुम भरोसा करोगे? तुम्हें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैम प्लाज्मा भी एक स्टेट होती है जिसको 4th स्टेट बोलते हैं। मैम बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी एक स्टेट होती है, और मैम एक और छठी स्टेट भी होती है। तो यानी अगर आप क्लास 11th की बात करते हो, उसमें आपका स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है, वहां पे आपको भाई ये सारी स्टेट्स मिल जाएंगी। लेकिन मैं आपको एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर आप सीटेट के लिए पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको चौथी पांचवी स्टेट नहीं पढ़नी है, ठीक है। और अगर आप केवीएस के लिए पढ़ रहे हो तो देखो भाई सीटेट के लिए तो आपको क्लास 9 तक पढ़ना होता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत बेसिकली आप 8 तक पढ़ते हो, और थोड़ा बहुत 9th और 10th का भी आपको देखना होता है, ज्यादा नहीं आता उसमें। 8 तक ज्यादा मुख्य रहता है, थोड़ा बहुत 9 से पूछ लेते हैं, बस दैट्स ऑल। और अगर मैं केवीएस की बात करती हूं तो वहां पे आपको 10 तक तो पढ़ना होता है, साथ के साथ आपसे 11th क्लास के भी 15 से 20% क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट्स है वो वहां से आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा आप किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। इसी के साथ आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो भी आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग रहेंगे। सीटेट वालों को थोड़ा अलग लेवल पे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा डीप, बहुत ज्यादा हायर क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है। और जो केवीएस या किसी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो मतलब बेसिकली टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं ना, टीजीटी के लिए थोड़ा सा आपको डीपर जाना होता है, और थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल भी आप अच्छा खासा लेते हो, है ना। और जिसमें फिजिक्स में मेनली न्यूमेरिकल्स रहते हैं, और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी ज्यादा रहते हैं। तो चलो फिर आज का सेशन हम लोग भाई स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जैसे कि पढ़ा था मैम सॉलिड क्या होता है। अगेन मैं एक बार आपको जल्दी से बता देती हूँ। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे उसी से रिलेटेड आपका कंसेप्ट है, ठीक है। अगर मैं सॉलिड की बात करती हूँ तो देखो भाई, आपको पता है मैम सॉलिड जिसका एक फिक्स्ड मास होता है यानी द्रव्यमान होता है, मैम एक उसकी डेफिनेट शेप होती है यानी आकार होता है, मैम उसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, ठीक है, यानी उसका जो घनत्व होता है वो अच्छा खासा यानी हायर होता है इन कंपैरिजन टू गैसेस और लिक्विड्स। मैम उसका जो वॉल्यूम होता है यानी जो आयतन होता है मैम वो भी उसका डेफिनेट रहता है, मैम उसी को हम सॉलिड कह देते हैं। मैम सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि मैम उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, और मैम इसकी वजह से क्योंकि उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है तो इस वजह से उनके बीच में जो गैप होगा पार्टिकल्स के बीच में वो कम होता है। इसलिए मैम सॉलिड्स का इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसेस होता है यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना, जो उसके अणु होते हैं उनके बीच में जो स्पेस, जो जगह होती है वो कम होती है, और मैम उसी को हम सॉलिड कहते हैं, ठीक है। हमने देखिए कितनी जल्दी से इसको रिवीजन कर लिया। अब ये आगे बोल रहा है आर दे सॉलिड। अब आप मुझे बताओ यहां से, ठीक है, आपको रबर बैंड दिख रही है, क्या ये सॉलिड होती है? ठीक है। अब आप बोलोगे मैम सॉलिड है तो उसका क्या है, एक मान लीजिए मैम फिक्स्ड शेप है, उसके पार्टिकल्स एकदम क्लोजली अटैच्ड है, तो मैम वो खिंच कैसे गया, है ना। जब वो सॉलिड है, पार्टिकल्स तो एकदम ऐसे है, तो वो एकदम से हमने उसको ऐसे करके खींच कैसे दिया, है ना। अब बोलोगे मैम स्पंज है, बच्चे मैं बोलूंगी ये दोनों ही आपके सॉलिड होते हैं, है ना। आप बोलोगे सॉलिड है तो स्पंज ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है ना, रबड़ खिंच क्यों रही है, तो मैं बताऊंगी बच्चे क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, और उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बच्चे इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी, यानी हिंदी में आप इसको बोलते हो लोच। क्या बोलते हो? लोच। एक लोच नामक प्रॉपर्टी उसके अंदर पाई जाती है रबर बैंड के अंदर, जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, और इसी की वजह से आपका जो रबर बैंड होता है वो बच्चे खिंच जाता है। गॉट इट? थम्स अप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से आपका स्पंज भाई साहब है, स्पंज भी सॉलिड होते हुए क्या होता है, इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। आप इसको दबाओगे एकदम से प्रेस होगा और छोड़ दोगे, फिर से वो अपनी उसी शेप में आ जाएगा, है ना, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। सिमिलरली रबर बैंड, ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं जो सॉलिड होते हुए क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, है ना, उनके अंदर। क्यों? क्योंकि मैम उनके अंदर लोच होता है, उनके अंदर इलास्टिसिटी होती है। गॉट इट?
तो चलिए, ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है, चले ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो भाई, आ गई आपकी फोर्थ स्टेट। फोर्थ स्टेट यानी प्लाज्मा। इसको थोड़ा सा समझ लो पहले, इसको बच्चे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैम प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है, कि मैम प्लाज्मा क्या होता है। तो चलिए मैं एक बार आपको प्लाज्मा बता देती हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे बस, चलिए। देखो भाई, ये आपकी होती है फोर्थ स्टेट, जिसको आप बोलते हो क्या, प्लाज्मा। क्या बोलते हो, प्लाज्मा बोलते हो, ठीक है जी। इसको आप ऐसे लिखेंगे कि मैम ये हमारी फोर्थ स्टेट है, यानी कि ये स्टेट मतलब अवस्था, स्टेट मतलब अवस्था, मैम ये हमारी चौथी अवस्था कहलाई जाती है, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है। मान लो अगर वो सीटेट के, अगर मैं अभी आपको सीटेट के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूं, अगर सीटेट में पूछेगा तो क्या है यार ये मक्खी, अगर वो मान लो सीटेट से पूछता है तो बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएगा, प्लाज्मा में बहुत ज्यादा नहीं घुसेगा। ये पूछ सकता है कि बहुत ज्यादा सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो कौन सी स्टेट में होते हैं, तो आप बता दोगे प्लाज्मा में होते हैं, ठीक है। इतना पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। या आपसे पूछ सकता है कि बताइए फिफ्थ स्टेट, तो आप बता सकते हो बीईसी है बस। लेकिन अगर मैं केवी की बात करती हूँ, है ना, जब मैं केवी के लिए पढ़ती हूँ तो वहां पे मुझे प्लाज्मा को थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे बीईसी को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में है। और वैसे आपके सिलेबस में सॉलिड लिक्विड गैस है ना, डायरेक्टली मतलब सीधा सा उन्होंने मेंशन किया है, सॉलिड पढ़ना है, लिक्विड पढ़ना है, गैस पढ़ना है। बट फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि मैम वो एनसीईआरटी के अंदर आता है आपकी 11th क्लास की, तो रिस्क लेना ठीक नहीं है। चले, अगर मैं प्लाज्मा की बात करती हूं तो मैम ये मेरा फोर्थ स्टेट हो जाता है। और मैम ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल, ठीक है, एक होता है नेचुरल, यानी जिसको आप बोलते हो क्या मैम, प्राकृतिक, है ना, बिल्कुल प्राकृतिक है। और मैम दूसरा होता है मेरा आर्टिफिशियल, है ना, क्या होता है, आर्टिफिशियल, या जिसको आप मैनमेड बोलते हो। और मैम इसको हम बोलते हैं यानी कृत्रिम है ये, है ना, ये बनाया गया है। अच्छा बच्चे, ये जो नेचुरल आता है इसके अंदर आप क्या पढ़ते हो, जैसे मैम सन मतलब सूरज हो गया, मैम स्टार्स होते हैं, है ना, तारे होते हैं। और जो आपने आकाश के अंदर एक लाइटनिंग देखी होगी, है ना, एक बिजली चमकती है, ये किसके कारण है, ये सब आपके प्लाज्मा होता है उनके अंदर, है ना, क्योंकि उनके अंदर आपके क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बात समझना। इसके बाद आर्टिफिशियल का आपसे एग्जांपल पूछ ले तो आप बता देना मैम ये जितने भी बल्ब्स होते हैं, यानी फ्लोरोसेंट्स जो आपके लैम्प्स हैं, ठीक है, उनके अंदर ही आपका पाया जाता है। आप बता सकते हो कि मैम ये जो बल्ब्स होते हैं, है ना, इनके अंदर पाया जाता है। मैम ये जो लेजर्स वगैरह होती हैं इनके अंदर पाया जाता है, एंड एक्सेट्रा। और बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं। गॉट इट। तो ये मेरा होता है बच्चे प्लाज्मा। अब मैं प्लाज्मा के बारे में और क्या पढ़ती हूँ, ठीक है, प्लाज्मा के बारे में और मैं क्या पढ़ती हूँ, तो तुम बताना मैम जो प्लाज्मा होते हैं वो, उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली एक्साइटेड होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज्यादा उत्सुक पार्टिकल्स इसके होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो हाईली एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं और सुपर एनर्जेटिक होते हैं, है ना। कैसे होते हैं, सुपर एनर्जेटिक, यानी इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इस वजह से ये किसके अंदर आते हैं, आपके बच्चे प्लाज्मा के अंदर आते हैं। इसके बाद आप इसके अंदर क्या पढ़ोगे मैम, हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि क्योंकि ये क्या होते हैं, आयोनाइज्ड गैस ये होती है इनके अंदर, ठीक है, आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं। और आयोनाइज्ड गैस होने की वजह से मैम इसके अंदर क्या होते हैं, एक तो हमारे पॉजिटिव आयंस होते हैं, है ना, पॉजिटिव आयंस होते हैं। और मैम दूसरे इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से मैम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये अपने अंदर क्या कंडक्ट करते हैं मैम, ये अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और इसी को मैम हम फोर्थ स्टेट को प्लाज्मा बोल देते हैं। गॉट इट। अब इससे ज्यादा बाहर तुम्हारा प्लाज्मा में कुछ नहीं जाने वाला, बस आपको इतना ही पढ़ना है कि प्लाज्मा ये होता है, ठीक है, कितने तरीके का होता है, क्या होता है, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है। चलिए, अगर अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक करना सेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी एक और स्टेट आती है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं बीईसी, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। देखो यहां पे जो टेम्परेचर होता है, एक और बात रखो, यहां पे टेम्परेचर हाई होता है। क्या होता है, हाई टेम्परेचर, ठीक है। आपका जो तापमान होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है,
गॉट इट। अब दूसरा स्टेट और पढ़ लो साथ के साथ में। चले, दूसरी स्टेट आती है बच्चे, इसको हम बोलते हैं BEC, यानी कि बोस, ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। अब किसमें क्या होता है, इसके अंदर होता है बच्चे, ये आपकी पांचवी स्टेट बोली जाती है। इसको बोलते हैं मैम, ये हमारी फिफ्थ स्टेट होती है, यानी कि पांचवी अवस्था इसको बोलते हैं। ये दिया किसने था, एक आपके सत्येंद्र नाथ बोस थे। कौन थे, सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने इस स्टेज के बारे में बताया था, आई थिंक 1920 में था, है ना, 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने बताया कि एक पांचवी अवस्था भी होती है, एक फिफ्थ स्टेट भी होती है। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें बस एक चीज और मुख्य है जो आपको पढ़नी है, वो ये है कि भाई इसमें ना आपकी जो गैस होती है उसको बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, कूल किया जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे, है ना, बहुत ही लो टेम्परेचर पे आप क्या करते हो, गैस को कूल डाउन करते हो। गैस यहाँ पे कूल डाउन होती है, गैस को ठंडा करते हो। ठीक है, अब कितने टेम्परेचर पे अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल्स, तो एब्सोल्यूट जीरो, ये आपसे पूछ ले तो आप बता देना मैम एब्सोल्यूट 0 डिग्री केल्विन पे, है ना, एब्सोल्यूट 0 डिग्री या -273 पे। गॉट इट। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको बेसिकली कूल करते हैं अपनी गैस को। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, बहुत ज्यादा उस पे करेंगे, यानी कि इस पे हम क्या करते हैं, इसको कूल करते हैं। बस इतना आपको यहाँ पे समझना है, इसके अलावा आपको BEC के अंदर कुछ भी नहीं देखना। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसका एग्जाम्पल आपसे पूछ लें तो आपने पढ़ा होगा मैम, एक रोबिडियम नाम का होता है पदार्थ, है ना, एलिमेंट होता है रोबिडियम, वो इसी के अंदर आता है, या फिर इसके अंदर एक सोडियम भी आता है। ठीक है, ये आपके 2-3 कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको BEC के अंदर लिए गए हैं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, पीछे आ जाइए। अब आ जाओ अपने कंसेप्ट्स पे। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं बच्चे, ये बोल रहे हैं कि प्लाज्मा आपकी फोर्थ स्टेट है। अभी मैंने तुम्हें बताया, ये देखो, ये देख रहे हो, ये प्लाज्मा का आपका एग्जाम्पल है, जो डायग्राम है ये आपका प्लाज्मा का है। उसके बाद बहुत ज्यादा एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सन हो गया, स्टार हो गया। ये किससे बने होते हैं, आयोनाइज्ड गैसेस। मैंने अभी आपको बताया था, जिसके अंदर आपके क्या होते हैं भाई, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आपके पॉजिटिव आयंस होते हैं। उसके बाद कैन अकर व्हेन मैटर इज हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। ये तब बनता है, आपका प्लाज्मा वाली स्टेट तब आती है जब आप किसी भी मैटर को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ले जाओ। सूरज, स्टार, इनके अंदर कैसा होता है टेम्परेचर, बहुत हाई, बहुत हाई, समझे। उसके बाद ये देखो भाई, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए है, ठीक है, आप देख लेना, चौथी अवस्था उच्च ऊर्जा कण। उसके बाद है आयनित गैस का रूप, यह तब हो सकता है जब पदार्थ को बहुत अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। ठीक है जी, एक बार आप देखेंगे, उसके बाद मैं जरा बहुत ही मक्खी उड़ रहे हैं, परेशान करते हैं। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हमने पढ़ लिया प्लाज्मा, ये हमने पढ़ लिया BEC। अब ये देखो, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल था, किसका, प्लाज्मा का। ठीक है, ये प्लाज्मा का एग्जाम्पल है, देख लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, प्लाज्मा मैंने बताया था 2 तरीके के हैं, एक नेचुरल है, दूसरा आपका मैनमेड है। ठीक है, मैनमेड में जैसे नियॉन साइंस हैं, बल्ब्स हैं आपके। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इनर्ट गैसेस ये अपने अंदर कंटेन करते हैं। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो ये क्या करते हैं, एक ग्लोइंग प्लाज्मा देते हैं। जैसे देखो, सन दे रहा है, ये प्लाज्मा ग्लोइंग है ना, ये देखो, ये बल्ब है, ये सब, तो ये इसके एग्जाम्पल्स है बच्चे। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गई आपकी फिफ्थ स्टेज, यानी BEC, यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। मैंने आपको बताया था कि ये बच्चे 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने इनको दिया था। इसको इन्होंने फिफ्थ स्टेट बताई मैटर की, पदार्थ की, और इन्होंने बताया कैसे बनते हैं, जब आप गैस को कूल करते हो बहुत ही लो डेंसिटी या फिर सुपर लो टेम्परेचर पे, तब जाके आपका BEC बनता है। ठीक है, ये मान लीजिए इसका एग्जाम्पल है, ये देखो, ये ऐसी स्टेट होती है। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये 6 स्टेट बताई गई है मैटर की। ये मैंने बोला था 6 स्टेट। मैम फर्स्ट होती है सॉलिड,
गॉट इट मैम। दूसरी होती है लिक्विड, सॉलिड हमने बर्फ का एग्जांपल ले लिया, लिक्विड हमने पानी का ले लिया मैम। उसके बाद होती है गैस, ठीक है, गैस में आप वाटर वेपर ले लो, स्टीम ले लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने ले लिया बच्चे, नेक्स्ट स्टेज होती है फोर्थ, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। उसके बाद मैम फिफ्थ हो गई बीईसी और मैम सिक्स्थ होती है फर्मियोनिक कंडेंसेट, ठीक है। ये हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये आपकी नहीं आने वाली है एग्जाम में, ठीक है जी। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बट एक होता है ना कि फॉर द जनरल नॉलेज, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हमको पता होना चाहिए, बस वही वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण एसआई इकाइयां। ये क्या होती है? आपको पता है कि बच्चे जो मास की एसआई यूनिट होती है वो मैम किलोग्राम होती है। वॉल्यूम यानी क्यूबिक मीटर में आप इसको मेजर करते हो। अगर वॉल्यूम यानी लीटर में, है ना, कोई भी आपका पदार्थ है, जो पेय पदार्थ होते हैं उनको आप किस में मेजर करते हो? लीटर में लेके आते हो। दूध किस में लाते हो? लीटर में। पानी किस में? लीटर में। गॉट इट। उसके बाद ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो ये आप एक बार देख लेना। ये इसलिए देख लेना क्यों? क्योंकि जब आप क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो यूनिट्स को, तब आपका काम आता है कि 1 लीटर में इतना, ठीक है, इसमें इतना। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि जो ऐसा यूनिट होती है बच्चे टेम्परेचर की, वो केल्विन है। और ये अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आता है कि बताओ ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, दे देगा सेल्सियस, दे देगा केल्विन, क्या होता है तो तुम बता देना मैम केल्विन होती है, सिंपल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अदर देन दिस टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसके अलावा हम टेम्परेचर को सेल्सियस में भी करते हैं और फ़ारेनहाइट में भी करते हैं। अब इनका एक रिलेशन होता है, इसको आप देखेंगे, एक रिलेशन होता है इन सबका बच्चे। ये रिलेशन क्या है इसको आप देखेंगे, ठीक है। ये रिलेशन होता है, देखो, केल्विन इज इक्वल्स टू C प्लस 273। अगर आपको केल्विन में बदलना है तो आप इसका यूज करेंगे, ये आप लिख लीजिए पहला पॉइंट, ठीक है, C प्लस 273। अब यहीं से अगर आप C यानी सेल्सियस में लेके आओगे तो ये हो जाएगा K माइनस 273। ये हो गया आपका सेकंड केस, ये हो गया आपका बच्चे सेकंड केस। गॉट इट। अब यहीं पे सॉरी, देखो डायरेक्ट यहां से आपके सीधे क्वेश्चन है ना, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। आपको ऐसे टेम्परेचर दे देता है, इतना केल्विन, इतना केल्विन, इतना सेल्सियस, इतना सेल्सियस। अब इसको चेंज करके बताओ केल्विन में, इसको चेंज करके बताओ सेल्सियस में, इसको चेंज करके बताओ फ़ारेनहाइट में। कैसे करोगे? ऐसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद फ़ारेनहाइट में अगर आएगा तो आप ऐसे करेंगे 9/5C प्लस 32, ठीक है। ये आपका होता है फ़ारेनहाइट में। तो आप ये 3 केसेस को लर्न कर लो, बस इन्हीं का आपका काम है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। गॉट इट। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है अब कैन मैटर चेंजेस स्टेट्स। बच्चे जब आप अपना सिलेबस उठाते हो, चाहे आप सीटेट का उठा लो, यूपी टेट का उठा लो, आप एचटेट को उठा लो, आप केवीएस को उठा लो, सभी के लिए ये टॉपिक आपका कॉमन है और सभी में फर्स्ट चैप्टर ये आपका रहता है। क्या? आपका जो मैटर है, मैटर अराउंड अस, है ना, सराउंडिंग में हमारी जो जो पदार्थ है, ये सारा रहता है जिसमें हम मैटर पढ़ते हैं, उसका नेचर, उसका बिहेवियर, सारी चीजें हम लोग बेसिकली यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसके अंदर जो टॉपिक है आपका सिलेबस में, और उसमें सब टॉपिक दिया हुआ है क्या? मैटर की स्टेट चेंजेस के बारे में, है ना, चेंजेस ऑफ स्टेट, जिसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं मैम? मेल्टिंग क्या होता है, ठीक है मैम, इवेपोरेशन क्या होता है मैम, फ्रीजिंग क्या होता है मैम, कंडेंसेशन मैम, सब्लिमेशन मैम, डिपोजिशन। तो अब हम यहाँ पे सब चीजें पढ़ेंगे बहुत आसान और बहुत ट्रिक के साथ, मतलब आपको अत्यंत मजा आने वाला है, आप समझना। क्योंकि पता है क्या होता है, हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि कंडेंसेशन में क्या होता है, यानी कि संघनन में क्या होता है, हम भूल जाते हैं सब्लिमेशन में क्या होता है, हम भूल जाते हैं यार इवेपोरेशन में सॉलिड टू लिक्विड आ रहे हैं, लिक्विड टू गैस जा रहे हैं, गैस टू कहां जा रहे हैं, मतलब कुछ नहीं पता, है ना। तो अब उसको सिंपल बनाएंगी आपकी मैम। देखो कैसे, ये कह रहा है क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? तो तुम बताना हाँ बिल्कुल कर सकता है। कब करेगा? जब आप उसको अलग अलग कंडीशन पे रखोगे, यानी जब आप उसका टेम्परेचर चेंज करोगे, आप उसका प्रेशर चेंज करोगे, तो उसकी जो स्टेट होगी ना बच्चे, अवस्था, वो भी आपकी बदल जाएगी। गॉट इट। और अगर आप मान लीजिए कोई भी अवस्था आप बेसिकली चेंज नहीं कर रहे हो, आप कोई भी कंडीशंस नहीं रख रहे हो, नॉर्मल आपकी कंडीशन है, तो उस नॉर्मल कंडीशन पे सॉलिड सॉलिड रहेगा, लिक्विड लिक्विड रहेगा, गैस गैस रहेगा। जैसे ही आपने
आपने उसमें तापमान बढ़ाया, उसमें प्रेशर यानी उसमें दाब बढ़ाया, तुम्हारे मैटर ने भी अपनी स्टेट चेंज कर दी। उसने कहा सुनो, तुम तो बढ़ा रहे हो प्रेशर और क्या टेम्परेचर, मैं ही क्यों अपनी स्टेट में रहूं, मुझे भी दूसरे घर जाना है, तो वो भी चला जाता है। ऐसे समझो। अब जैसे आइस है, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल, आइस यानी बर्फ है। तुम्हें पता है आइस क्या होती है मैम, सॉलिड होती है। और जैसे तुमने इस पे टेम्परेचर रखा है ना, बर्फ को निकाल लिया फ्रिज में से, फ्रीजर में से निकाल के बाहर रख दिया, बाहर का तापमान है बहुत ज्यादा। अब जैसे उस पे हीट पड़ी तो आइस ने तुरंत अपनी स्टेट बदल दी और वो किस में आ गई बच्चे, वाटर में आ गई, यानी लिक्विड में आ गई। गॉट इट? तो ये हम यहाँ पे थोड़ा सा कैसे पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। चलो, अब ये कह रहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स। मान लो आपने सॉलिड्स का टेम्परेचर बढ़ाया, तो आपको बताना है कि जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो सॉलिड्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको ये चीज बतानी है। अब ये कह रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी मैम बढ़ जाएगी और जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत तेज तेज वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देंगे, यानी बहुत तेज तेज कंपन करने लगेंगे और उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गॉट इट? अब पहले समझो कैसे। देखो, सॉलिड होता है, समझने पे ध्यान देंगे। सॉलिड आपको पता है मैम, सॉलिड है, मास है, वॉल्यूम है, शेप है, डेंसिटी है, ये है वो है, आपको सब पता है, ठीक है। यू आर सो इंटेलिजेंट गाइस। अब लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए मैम, सॉलिड है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए होते हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब पार्टिकल्स पे ना आप क्या करोगे, हीट दोगे, टेम्परेचर उसका बढ़ाओगे, तो पार्टिकल्स की क्या होते हैं, पार्टिकल्स बहुत तेज तेज मूव करने लग जाते हैं, ठीक है, मूव करेंगे। क्योंकि ये सॉलिड है तो उसके पार्टिकल्स पास हैं, तो वो क्या करेंगे, वो मोशन तो करेंगे नहीं। तुम सोचो कि वो जिगजैग मोशन करेंगे गैस और लिक्विड की तरह, ऐसे तो वो नहीं करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स पास होते हैं ना बहुत ज्यादा सॉलिड के, ऐसे होते हैं, ऐसे करके मान लो बहुत 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 क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। मैं ये बहुत जल्दी से बना रही हूँ आप सभी के लिए, ऐसे समझ लो, मतलब बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनमें स्पेस नहीं होता। तो ये पता है क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं। अब ये उधर तो भागेंगे नहीं, इनको स्पेस तो मिल ही नहीं रहा, तो ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, कंपन करेंगे। तो जैसे तुमने इसमें ऊर्जा बढ़ाई, इसके पार्टिकल्स ने तेज तेज वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया और इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। क्योंकि काइनेटिक मतलब होता है गतिज ऊर्जा, और जैसे मुझे इसके नाम से समझ आ रहा है गति, और गति का मतलब होता है मोशन करना, है ना, मूवमेंट करना। तो गतिज ऊर्जा यानी वो ऊर्जा जो किसमें लग रही है, आपकी गति करने में लग रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो सिंपल, जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और पार्टिकल्स अब तेज तेज से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा, हीट ओवरकम्स अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, मैक्सिमम पार्टिकल्स मूव फ्रीली। सेम बात है, आपने हीट दी तो क्या हुआ, जो उसके अंदर बीच में क्या लग रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसकी वजह से वो पार्टिकल्स क्या करने लगेंगे, मूव करने लग जाएंगे। गॉट इट? उसके बाद है लीड्स टू मेल्टिंग व्हेन अ सॉलिड कन्वर्ट्स टू अ लिक्विड। जब कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो ये पिघलने लगता है। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है। जब आप किसी भी सॉलिड के अंदर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो नेचुरली पिघलेगा ही, है ना, पिघलेगा। सॉलिड क्या करेगा, पिघलेगा। गॉट इट? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार लिक्विड अंडरगोज अ फेज चेंज टू फॉर्म गैस, और इसी प्रकार जब आप लिक्विड में टेम्परेचर दोगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। सिंपल। तो बस इतनी सी बात थी कि हाँ, हमने पढ़ा कि जो मैटर्स होते हैं वो अपनी स्टेट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कैसे करते हैं मैम, ऐसे करते हैं। सिंपल। एक बार आप लोग देखेंगे मक्खी ने ना परेशान कर दिया आज। आगे बढ़ते। अब देखो, ये आता है बच्चे मेल्टिंग पॉइंट। अब यहां से आपकी अलग अलग स्टेट्स स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। पहले आप इसको सिंपल समझो, उसके बाद ना मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, वो इतना इजियर हो जाएगा कि आपको कभी भी जीवन में रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल LIC पॉलिसी की तरह वो जीवन के साथ भी रहेगा और जीवन के बाद भी तुम्हें याद रहेगा। हमेशा वो तुम्हें याद रहने वाला है, तुम कभी नहीं भूलने वाले हो। कैसे, पहले इसको समझते हैं। देखो, अगर ये मेल्टिंग पॉइंट की बात करता है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, हाँ, इसका मतलब होता है गलनांक, है ना, गलनांक बोलते हैं इसको, मेल्टिंग पॉइंट को, है ना,
गलनांक। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, पहले सिंपल से उसमें समझो। ये कह रहा है बिल्कुल ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जहां पे सॉलिड क्या हो जाए, लिक्विड हो जाए। अब जब वो सॉलिड लिक्विड हो जाएगा तो मतलब वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, सिंपल, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। अब यहां से तुम बोलोगे मैम ना तो मुझे ये समझ आता है कि एब्जॉर्ब कब करता है, ना मुझे ये समझ आता है मैम रिलीज कब करता है, तो इसके लिए भी मुझे कोई ट्रिक बता दो। तो समझो पहले आप इस एब्जॉर्ब और इस रिलीज को समझो, ठीक है। तो ये मैं आपको पता है बहुत बार समझा चुकी हूं, अगेन मैं समझा रही हूं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे चैप्टर को डीपली पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी है। आप एक बात समझना, जैसे मान लीजिए सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड से आपकी लिक्विड होती है और लिक्विड से आपकी स्टेट चेंज होती है गैस में। तो यहाँ पे बस इतनी सी बात समझो, जब आपका मैटर सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस आता है या फिर सॉलिड से डायरेक्टली गैस आता है, कुछ भी आता है, यानी जब वो राइट हैंड साइड पे जा रहा है, कहां जा रहा है मैम, सीधे हाथ पे, ठीक है, राइट हैंड पे जा रहा है, तो यहां पे बच्चे बता देना मैम ये एंडोथर्मिक होता है। क्या होता है मैम, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक के अंदर मैम जो हीट होती है ना वो ना एब्जॉर्ब होती है, मैम जो हीट होती है वो हमारी गेन होती है। बस सिंपल, सीधे हाथ पे जाओगे, एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक के अंदर हमेशा हीट आपकी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, या फिर गेन आप उसको बोलते हो। अब उल्टा आ जाओ, अब क्या होता है बच्चे, अगर आप इधर आते हो, गैस से आते हो लिक्विड और लिक्विड से आते हो सॉलिड, या गैस से सीधा जाते हो सॉलिड, तो ये आपका होता है एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे इसको मैम, एक्सोथर्मिक बोलेंगे। और एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होता है, हीट आपकी रिलीज होती है या आप इसको बोलते हो आउट होती है। सिंपल, हीट आपकी रिलीज होती है या फिर आउट होती है जब आप जाते हो लेफ्ट हैंड पे, यानी उल्टे हाथ पे। बात आई समझ में। अब मैंने इसको एक्सोथर्मिक को एक और ट्रिक से आपको समझाया हुआ है काफी बार। एक्सो मतलब अगर आप भूल जाओ ना, एक्सो में रिलीज हो रहा है, आउट हो रहा है, तो कैसे समझेंगे, देखो एक्सो मतलब इसका ओ ले लो बीच का, है ना, और आगे की एक्स ले लो, तो ओ मतलब होता है आउट, ओ मतलब होता है आउट, एक्स मतलब एक्स, ठीक है, तो एक्स आउट हो गई, एक्स बाहर चली गई, तो तुम्हारी एक्सोथर्मिक हो गई, गॉट इट, और इधर आपकी एंडोथर्मिक हो गई, सिंपल, ठीक है। अब तुम लोग भूलना मत, पीछे आ जाओ। ये कह रहा है कि एक बहुत मिनिमम टेम्परेचर है ना, बहुत ही कम टेम्परेचर लिया जाता है जब आपका सॉलिड जो होता है वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है और हीट आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है, ऊष्मा आपकी अवशोषित वहां पे हो जाती है। पहला इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। 1 मिनट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, यानी ये दिखा रहा है कि पार्टिकल्स के बीच में कितना अट्रैक्शन है, गॉट इट, यानी कितना आकर्षण है। आपको पता है आइस मेल्ट होती है हमारी 273.15 के पे, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, पता है आप सभी को मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बस वो यही बात बोल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का एक क्या होता है, फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है, यानी एक निश्चित तापमान पे होता है। तो यहाँ पे मैंने पढ़ लिया मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम ट्रिक बता दो जल्दी से, है ना, कैसे याद रखें, मेल्टिंग में क्या हो रहा है, बॉइलिंग में क्या हो रहा है, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, पता नहीं कहाँ से वर्ड्स आ रहे हैं, है ना, अभी समझते हैं, अभी रुको, आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट पार्ट आता है फ्यूजन, और ये जो फ्यूजन है, मेल्टिंग को फ्यूजन भी बोलते हो, है ना, जब आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो मेल्ट हो रहा है, जब आप लिक्विड से सॉलिड पे आ रहे हो फ्रीज हो रहा है ना, कोई चीज सॉलिडिफिकेशन हो रहा है किसी चीज का, यानी वो चीज क्या बन रही है, सॉलिड बन रही है, फ्रीज हो जा रही है। अब फ्यूजन में वही है, प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, जब सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है उसको आप फ्यूजन बोल रहे हो। दूसरा, यहाँ पे पिघलने के दौरान तापमान तब तक स्थिर रहता है जब तक सभी ठोस पिघल ना जाएं, तब तक कांस्टेंट, आप कितनी हीट देते चले जाओ, ठीक, कितनी हीट आप देते चले जाओ। पता है क्या होता है, एक होती है आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। वो होती क्या है, वहां से सीधा क्वेश्चन आता है। वो एक ऐसी ऊष्मा होती है, एक ऐसी हीट होती है, मान लीजिए आप अपने सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है कि भाई सॉलिड टू लिक्विड हम जा रहे हैं, तो यानी मेल्टिंग 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका रहेगा, गॉट इट। अब आप उसमें कितनी हीट देते चले जाना, एक पॉइंट पे आके वो टेम्परेचर जो होगा ना वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा।
अब टेम्परेचर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जो आप हीट दे रहे हो ना, वो हीट पता है कहाँ यूज हो रही है? उसको सॉलिड से लिक्विड बनाने में, यानी उसके स्टेट को चेंज करने में जो हीट अब आपकी काम आ रही है वो क्या होती है? लेटेंट हीट होती है, ठीक है। उसी को आप क्या बोलते हो? गुप्त ऊष्मा उसको आप बोलते हो। क्या बोलते हो मैम? गुप्त ऊष्मा हम उसको बोलते हैं। गॉट इट? चलिए, उसके बाद ये बस यही बोल रहा है, देखो आगे आ गया ना लेटेंट हीट पे, बताया था मैंने भी आपको गुप्त ऊष्मा, वो यही बोल रहा है कि आकर्षण बलों पर विजय पाने के लिए प्रयुक्त ऊष्मा ऊर्जा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगर हमें उनका क्या चेंज करना हो? स्टेट चेंज करनी हो। हीट एनर्जी जो अट्रैक्शन के बीच में जो फोर्सेस लग रहा है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, और उसी को हमको उनको अलग करना है, और उसमें हम लेटेंट हीट दे देंगे। एक टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट हो जाता है। बस एक ही चीज को मैं 2-3 बार अलग अलग तरीके से आपको समझा रही हूं, है ना, बस आपको समझ आ जाए। आगे बढ़ते हैं। अब आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? ये आप मुझे बताएंगे। मैम अभी तो आपने बताया था कि जब हमें 1 किलोग्राम सॉलिड को बदलना हो लिक्विड में एक उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो वो जब हमें जिस हीट की जरूरत होती है, जिस गुप्त ऊष्मा की हमें जरूरत होती है मैम, वही तो लेटेंट हीट होता है। मैम हीट जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं पार्टिकल्स, किसके? बर्फ के, सॉलिड के, और किसको ओवरकम करने के लिए? उनके बीच में आइस के पार्टिकल्स में मैम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसको हटा के उसको पानी में बदलने के लिए जो एनर्जी चाहिए मैम, वही तो लेटेंट हीट होती है। गॉट इट? इसमें कुछ अलग तो था नहीं। तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर गलन की गुप्त ऊष्मा। गॉट इट? यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे आपसे मान लीजिए डेफिनेशन पूछ लेगा, है ना, कि अगर ऐसे ऐसे होता है, हीट एनर्जी बताओ, उसको कौन, उस हीट को क्या बोलते हैं जो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए काम आती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर? तो बता देना मैम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। ठीक है, इसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, जहां पे लिक्विड को आप वेपर में चेंज करने के लिए यूज करेंगे। अब आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग यानी उबलना, है ना, उबलना, और बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलनांक, है ना। तो चलिए, इसमें क्या होता है भाई? वाटर आपका बॉयल होता है, हीट होता है, और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जब आप पानी के पार्टिकल्स को क्या दोगे? एनर्जी दोगे, टेम्परेचर उसका बढ़ाओगे, तो उसके पार्टिकल्स बहुत तेज तेज से मूव करने लगेंगे और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और ये काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा गैस में होती है। क्यों? क्योंकि मैम गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं ना, स्पेस होता है उनके बीच में, तो स्पेस होने की वजह से वो बहुत ज्यादा उनका मूवमेंट हो जाएगा, और जितना ज्यादा पार्टिकल्स का मूवमेंट, उतनी ज्यादा उनमें मैम गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। गॉट इट? अब देखो, पानी को गर्म करने से कणों की गति क्या होती है? बढ़ जाती है, और उसी को हम बॉइलिंग कहते हैं। और मैम बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस हमने पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट आ गया, आप देख लो 100 डिग्री सेल्सियस, कितना? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप इसको जरा लगाना, ये 373 केल्विन कैसे आया? तुम्हें पता है मैम फॉर्मूला होता है C+273, और ये होता है मैम 100 डिग्री। इसमें आप 273 को ऐड कर दोगे तो मैम 373 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो अगर कंफ्यूज मत होना, अगर क्वेश्चन में आ जाए 0 डिग्री सेल्सियस, मान लो आ जाए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको दिया जाए 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और आप लगा देना, हाँ 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 केल्विन, तो तुम कंफ्यूज मत होना मेरे बच्चों, वो जो 100 डिग्री दे दे सेल्सियस में या फिर 373 केल्विन दे दे, बात सेम ही है। ये मैंने तुम्हें बता दिया बात क्यों है सेम, बात इसलिए है सेम। गॉट इट? अब देखो, जब आपका बॉइलिंग पॉइंट घटेगा तो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपका घट जाएगा, है ना। जब आपका बॉइलिंग पॉइंट घटेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी घट जाएगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जब आप बहुत ही हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हो, कहां से? नीचे, सी वाटर से, तो आपने देखा होगा कि मैम सी वाटर पे जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो जाता है। अब मैम मैं तो जा रहा हूँ माउंट एवरेस्ट, मैं तो जा रहा हूँ मैम हिल स्टेशन या माउंट एवरेस्ट पे मैं जा रहा हूं, वहां पे जाऊंगा तो मैम वहां पे टेम्परेचर, जो पानी नीचे मैम 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा था, वहां पे 70-80 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल हो जाता है। वहां पे टेम्परेचर जो तापमान है वो यही रहता है। ठीक है, इसके अलावा मैम जब हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वहां पे कम हो जाता है, जिसकी वजह से मैम बॉइलिंग पॉइंट गिर जाता है। मैम हमने पढ़ा है, या जब मैं हिल स्टेशंस पे जाती हूँ तो मैं वहां पे मैम खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, मैम मेरा खाना ना मैम क्या होता है? कच्चा रह जाता है।
क्यों कच्चा रह जाता है भाई? इसलिए तो रह जाता है कि वहां पे टेम्परेचर तो आप 70-80 पे वो चीज तुम्हारी टेम्परेचर ने काम कर दिया, अब आगे कांस्टेंट हो गया, अब आगे ना उसको बड़ी मुश्किल आएगी तुम्हारे खाने को पकने में, है ना। अगर आप जा रहे हो कहाँ पे, हिल स्टेशन, माउंट एवरेस्ट, और या किसी भी एवरेस्ट पे आप जा रहे हो, माउंटेन्स पे जा रहे हो, तो वहां पे आपका बच्चे बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो प्रेशर आपका कम होता चला जाता है। गॉट इट? उसके बाद सॉल्युबल इंप्योरिटीज जो होती हैं इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, वो क्या करती हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड को बढ़ा देती हैं, जो आपकी सॉल्युबल इंप्योरिटीज होती हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इनसॉल्युबल की बात करूंगी तो मैम वो तो घटा देंगी, है ना। आप कितना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा लो, स्टिल वो पूर्ण तरीके से आपकी बॉयल होने वाली नहीं है, इवेपोरेट होने वाली नहीं है, ठीक है। यानी घुलनशील अशुद्धियां द्रव के जो आपका क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, उसको क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं। सिंपल। भाई इस मक्खी ने क्या क्या हो गया, जाओ। नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ऐसे ही सेम आती है एक आपकी लेटेंट हीट, किसकी, वेपराइजेशन की। किसकी आती है, वेपराइजेशन की आती है। इसमें क्या होता है, जब बच्चे 1 किलोग्राम लिक्विड को आपको किस में चेंज करना होता है, गैस के अंदर चेंज करना होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, तो आप क्या करते हो, उसको आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हो। गॉट इट? उसके बाद है, आप सिंपल समझेंगे कि यहाँ पे यानी हीट जो आप ले रहे हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, ओवरकम करने के लिए पानी के, और क्या बनाना चाहते हो मैम, स्टीम बनाना चाहते हैं मैम, वेपर्स बनाना चाहते हैं, ठीक है। सिंपल, बस इसमें कुछ है नहीं। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। गॉट इट? देखेंगे एक बार। हाँ जी, आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट आता है मैम सब्लिमेशन। क्या होता है सब्लिमेशन, यानी ऊर्ध्वपातन। इसको हम क्या बोलते हैं मैम, सब्लिमेशन होता है जब हमारी जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैस के अंदर चेंज हो जाए, यानी मैम सॉलिड से सीधा क्या बन जाए, गैस पे चला जाए, गैस पे चला जाए, यानी लिक्विड का प्रोसेस ही ना हो, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में कपूर होता है, कपूर आप उसको हाथ पे निकाल लो, आप देखना कि वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा, और बिना लिक्विड में चेंज करते, बिना करे वो गैस बन के उड़ जाता है ना। धीरे धीरे करके देखते हो ना, वो छोटा 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 होता चला जाता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो पूरा ही खत्म हो जाता है ना। उसको बोलते हैं मैम सब्लिमेशन। अब नैपथलिन बॉल्स होती हैं आपके घर में, जो मम्मी कपड़ों में यूज करती है, गोल गोल सी होती है, व्हाइट व्हाइट कलर की, है ना, आप सभी जानते होंगे। वो किसका एग्जाम्पल है मैम, वो भी सब्लिमेशन है। उसको आप निकाल के रख दो बाहर, थोड़ी देर बाद में देखोगे वो धीरे धीरे करके छोटी होती चली जाएगी, यानी कि वो गैसियस फॉर्म में जाके उड़ती चली जाती है बिना लिक्विड आए। लिक्विड में नहीं बदलेगी, तुम सोचो पहले पानी हो जाएगी पिघल के, फिर वो इवेपोरेट होगी, ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्टली गैस में चेंज होती है। इसी के साथ एक आपकी ड्राई आइस होती है, जिसको आप बोलते हो क्या, सॉलिड CO2, है ना, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। कौन सा, ड्राई आइस। ड्राई आइस ये बहुत बार आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन से पूछता है एग्जाम्स में, कि बताइए जो ड्राई आइस है वो किसका एग्जाम्पल है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, है ना, फ्यूजन, क्या है। तो बहुत से बच्चे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और वो जल्दी से क्या कर देते हैं, इवेपोरेशन। वो कहते हैं अरे भाई इसमें इवेपोरेशन ही तो हो रहा है ड्राई आइस में, समझ रहे हो, बट वो सब्लिमेशन में आता है ना, किस में आता है, सब्लिमेशन में आता है। इसको हम बोलते हैं सॉलिड CO2, यानी ये लिक्विड में चेंज नहीं होता, सीधा सॉलिड से गैस में चला जाएगा। एग्जाम्पल बताओ ड्राई आइस के। ड्राई आइस के एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे आपने देखा है, आप जब शादी वगैरह में जाते हो, वहां पे फॉग होता है, स्मोक ऐसे उड़ रहा होता है स्टेजेस पे, वो ड्राई आइस होती है ना, वो ड्राई आइस होती है, वो सीधा सॉलिड से और किस में जाती है, वेपर फॉर्म में जाती है। गॉट इट? इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है, देखो अमोनियम क्लोराइड, ये भी आपका सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है ना। कैम्फर, आयोडीन, यस आयोडीन जो होता है ये भी आपका सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है, और यहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं आपके। गॉट इट? आगे बढ़े। अब आता है डिपोजिशन, जिसको आप बोलते हो निक्षेपण, है ना, डिपोजिशन या फिर अवक्षेपण आप इसको बोलते हो। यहाँ पे आपकी जो गैस होती है वो डायरेक्टली चेंज होती है सॉलिड में, यहाँ पे गैस सॉलिड में हो रही है बिना लिक्विड में जाए, तो इसको आप बोलते हो क्या मैम, डिपोजिशन। ठीक है, आगे बढ़ो।
अब आ रहा है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, सिंपल सी बात है, इवेपोरेशन यानी जब आपका लिक्विड जो है सीधा किस में चला जाता है, वेपर में चला जाता है, एक रूम टेम्परेचर पे और बॉइलिंग पॉइंट बिलो पे। सिंपल, जैसे आपने देखा होगा आप समर के अंदर क्या पहनते हो, आप कॉटन के क्लोथ्स पहनते हो, वो किसका एग्जाम्पल है मैम, इवेपोरेशन का। क्योंकि हमारी जो क्लोथ्स होते हैं मैम, वो जो स्वेट हमारे बॉडी से निकलता है वो उसको सोख लेता है, और सोखने के बाद मैम क्या करता है, जब हवा चलती है तो फिर वो इवेपोरेट हो जाता है उस हवा के साथ। और मैम इवेपोरेशन के लिए एक लेटेंट हीट की नीड होती है, एक गुप्त ऊष्मा की यहाँ पे जरूरत होती है। और मैम वो जो हीट होती है वो हमारी बॉडी से मिलती है, और बॉडी से मिलती है तो वो हीट भी निकल जाती है, और बाद में हमारी बॉडी हमको ठंडा ठंडा फील कराती है। सिंपल मैम इवेपोरेशन। या फिर आपने देखा होगा कि जो मटका होता है उसमें आप पानी भरते हो तो मटके में पानी ठंडा रहता है, क्यों, क्योंकि मैम इवेपोरेशन की वजह से। आप बता देना मैम, इवेपोरेशन एक हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। क्या देता है, एक कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, यहां से सीधा क्वेश्चन आता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इनमें से कौन सा प्रोसेस होता है जो आपको कूलिंग इफेक्ट देता है। फिर दे देगा सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। मैम बता देना कि जो वाष्पीकरण होता है वो हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। गॉट इट। अब जैसे मटका होता है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे से छेद होते हैं बाहर, ठीक है, यानी टैनी टैनी से होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं। अब उससे क्या होता है, जो पानी होता है वो आपका बाहर निकल रहा होता है, फिर पानी एयर में आके आपका इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है। अब उसको क्या होती है, हीट की नीड होती है, हीट उसको बाहर से मिल जाती है, जिसकी वजह से आपकी हीट सब चली जाती है, और पानी जो मटका अंदर से कैसा रहता है, आपका कूल रहता है ना, पानी आपका ठंडा बना रहता है। गॉट इट। तो यानी वो हमको एक कूलिंग इफेक्ट देता है। तो जहां पे बच्चे कूलिंग इफेक्ट आ जाए बता देना मैम इवेपोरेशन होता है। बस अब इस पूरे में यही है जो मैं आपको अभी समझा चुकी हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पहला, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, रूम टेम्परेचर क्या देता है मैम, ठंडक का अनुभव यानी कूलिंग इफेक्ट। उसके बाद एक और बात है मैम, ये सरफेस फिनोमेना होता है, ये भी याद रखना, ये सिर्फ सरफेस पे जाएगा, है ना, ये बल्क नहीं होता आपका। जैसे बॉइलिंग है, बॉइलिंग अगर पूछा जाए आपसे तो वो आपका बल्क होता है। क्या होता है, बल्क। वहां पे पूरे इंटर पार्टिकल सब लोग इंक्लूड होते हैं, पूरे में बॉइलिंग होती है। लेकिन जो इवेपोरेशन होता है वो सिर्फ सरफेस से हो जाती है। सिंपल। तो यानी ऊपर की जो परत होती है वहीं से ही हो जाती है, उसमें इतनी इनफ होती है। यानी मैम इट इज अ सरफेस फिनोमेना, बहुत स्लो भी है और ग्रेजुएटेड भी है, यानी धीमी भी है और क्रमिक प्रक्रिया है और सतही घटना होती है। मैम वाष्पीकरण के दौरान जो द्रव कण होते हैं अपने बीच के आकर्षण बल पर विजय पाने के लिए अपने परिवेश से क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अपने सराउंडिंग से वो ऊर्जा ले लेते हैं, किसको ओवरकम करने के लिए, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। उसके बाद जिसकी वजह से मैम क्या होता है, हीट एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, किसमें, सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर, है ना। गॉट इट। तो ये हमारा होता है इवेपोरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है कौन कौन से फैक्टर्स इवेपोरेशन पे आपके अफेक्ट करते हैं यानी प्रभावित करते हैं, ये आपको बताना है। तो देखो बच्चे ये ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अगर टेम्परेचर की बात करो तो देखो टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दो, यहां पे मैं ऐसे लिख देती हूं, टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका इवेपोरेशन बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ता है, यानी आपके जो कपड़े होते हैं वो बच्चे धूप में, जितनी ज्यादा धूप होगी उतना जल्दी सूखेंगे। किसका एग्जाम्पल है मैम, इवेपोरेशन। ठीक है, लिक्विड आपका बन गया वेपर, टाटा बाय बाय। गॉट इट। तो यानी टेम्परेचर पे हुआ। मैम सरफेस एरिया पे भी बढ़ता है, अगर सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन ज्यादा होता है। मैं ये जो आपके एरोज हैं इनको मैं ऊपर बना रही हूं, ऊपर मतलब होता है हाई। ठीक है, दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं। जब मैं इस एरो को नीचे बनाऊंगी तो मतलब डिक्रीज हो रही है, घट रहा है। गॉट इट। तो अभी यहाँ पे बच्चे बढ़ रहा है। गॉट इट। अब मैम सरफेस एरिया कैसे बढ़ रहा है, अब मान लीजिए बच्चे मैंने अपने कपड़े सुखा दिए, है ना, आज संडे है, संडे मैंने चलाई वॉशिंग मशीन और मैंने अपने कपड़े ले जाके धूप में सुखा दिए। अब मैंने कहा भैया तार पड़ रहा है छोटा, तो एक काम करो कुछ कपड़ों को ऐसे सुकेड़ के, है ना, ऐसे कम कम करके, है ना, सुकड़ के क्या बोलते हैं उसको, ऐसे करके सुखा दो कुछ कपड़ों को, और कुछ कपड़ों को बच्चे फैला के सुखा दीजिए, है ना। तो जो कपड़े मैंने क्या करके सुखाए हैं, जिन कपड़ों को मैंने ऐसे करके थोड़ा सा सुखा दिया है, थोड़ा सा बंद करके, या फिर जो कपड़े मैंने सुकड़ के सुखा दिए हैं, गॉट इट, जो भी है, तो वो कपड़े जल्दी सूखेंगे या फिर वो कपड़े जल्दी सूखेंगे जिनको मैंने फैला के सुखाया है, आप मुझे बताएंगे। मैम सीधी सी बात है, जिन कपड़ों को मैंने फैला के सुखाया है वो जल्दी सूख जाएंगे, यानी सरफेस एरिया उन कपड़ों का ज्यादा हो जाएगा, और जिन कपड़ों को मैंने सुकड़वा दिया उन कपड़ों का जो एरिया होगा सरफेस वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। गॉट इट।
अब ह्यूमिडिटी है, देखो भैया ह्यूमिडिटी में उल्टा सब होता है। अगर आपकी मान लीजिए ह्यूमिडिटी ऐसा होता है, ह्यूमिडिटी क्या है, ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, सिंपल सी बात है ये, यानी उल्टा होता है ऐसे, इसमें आप ऐसे एरो लेके जाएंगे, सिंपल बात है भाई। ह्यूमिडिटी में आपके कपड़े जल्दी सूखेंगे या फिर धूप में जल्दी सूखेंगे? मैम सीधी सी बात है, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी जल्दी हमारे कपड़े सूखेंगे, ह्यूमिडिटी में तो नहीं सूखने वाले, समझ रहे हो। अब विंड स्पीड है, विंड स्पीड पे भी ऐसे एरो जाता है, यानी कि सिंपल सी बात है भाई, हवा जब तेज चलेगी जब आपके कपड़े जल्दी सूखेंगे या फिर हवा जब कम चलेगी? मैम सीधी सी बात है, जब विंड की स्पीड ज्यादा होगी, हवा बहुत तेज गति से चलेगी, तो मेरे कपड़े भी उतनी जल्दी से सूख जाएंगे। सिंपल, गॉट इट। चले, तो आप इसको देख लेना भाई, ठीक है। और हिंदी वाले बच्चों के लिए भी है भाई, सेम ही है। देखो दोनों में आपका लिखा होता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, समझाती मैं दोनों लैंग्वेजेस में हूं, मेनली मैं हिंदी में ही बोलती हूँ, तो इसलिए कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी आप करेंगे मैम ऐसे होता है, मैम इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, और मैम इसमें ऐसे, और मैम ऐसे होता है, सिंपल। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहां से सीधा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम। आगे बढ़ते हैं, अब आ रहा है कंडेंसेशन, जिसको हम लिक्विफैक्शन भी कहते हैं ना, लिक्विफिकेशन बोलते हैं इसको हम, लिक्विफिकेशन। ये क्या होता है, यानी संघनन या फिर द्रवीकरण इसमें होता है। देखो सिंपल सी बात है, इसमें आपका क्या होता है, जब आपका जो सब्सटेंस होता है वो गैस से सीधा कहां जाता है, लिक्विड पे जाता है, गैस से सीधा लिक्विड पे जाता है। अब हम कंडेंसेशन का एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए जब आप ठंडा पानी होता है ना, आप उसको बाहर निकाल के रख दो, तो आपने देखो वो ग्लास के बाहर सरफेस पे छोटे 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 से ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं वाटर के, वो क्या है, वो बच्चे कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, कंडेंसेशन। आपने देखा होगा कि मैम जो बारिश होती है, ये जो बारिश हो रही है ना, ये किसका एग्जाम्पल है मैम, ये कंडेंसेशन है ना, यहाँ से पानी उड़ता है, जाके ठंडा होता है, ठंडा होकर नीचे फिर आता है, डेट इज कंडेंसेशन, गॉट इट। तो बस इतना ही है। अब देखो इसमें क्या है, जब आप ग्लास की बाहरी सतह पे पानी की बूंदों में बर्फ जैसा ठंडा पानी आप देखते हो ना, ऐसा लगता है जैसे बर्फ जम रही है, वो क्या है, वो कंडेंसेशन है, गॉट इट। यानी सीधा गैसेस टू लिक्विड स्टेट में यहाँ पे जा रहा है। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे कूल ठंडा करने पर गैस अपने पार्टिकल्स की क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी, और जो मोशन होता है उनका वो बहुत स्लो हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, और वो बहुत ज्यादा पास पास आ जाते हैं एक दूसरे से, और जिसकी वजह से वो लिक्विफाइड हो जाते हैं। सिंपल, यानी गैसेस से लिक्विफिकेशन हो रहा है, लिक्विड्स में चेंज हो रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़े। अब आता है बच्चे फ्रीजिंग पॉइंट, ये आता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग में क्या होता है, सिंपल सी बात है मैम, लिक्विड को हम फ्रीज कर रहे हैं, यानी पानी को लेके हम क्या बना रहे हैं, बर्फ बना रहे हैं, सॉलिड के अंदर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मैम फ्रीजिंग। और वो जो एक पॉइंट होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जो मैंने लिया मैम, ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ये 0 डिग्री जो है ये क्या है मैम, एक पॉइंट है, गॉट इट। जैसे बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डेट इज 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, गॉट इट। बस इतना है इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब ये एक डायग्राम है, ठीक है, आप इस डायग्राम को देख सकते हो, लेकिन मैं अभी खुद से आपको ये समझाऊंगी, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, एक ट्रिक के साथ मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है आपकी स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर भी हम पढ़ेंगे, इससे पहले इनको एक बार देख लेते हैं। ये देखो, आप ऐसे समझना, आपके पास एक सॉलिड है, ठीक है, ऐसे समझो भाई। जिन भी स्टूडेंट्स को लर्न नहीं होता कि डिपोजिशन में क्या है ना, सब्लिमेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, तो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए ट्रिक है, आप ट्रिक कह लो, थोड़ा फनी लैंग्वेज में कह लो, बस आपको समझ आ जाना चाहिए। मान लीजिए आप यहाँ पे लेंगे सॉलिड, इस जगह आप लेना बच्चे लिक्विड, और इस जगह आप लेना गैस, ठीक है। इसी तरीके से आप लेना, जैसे मैं आपको बता रही, ठीक है। आपको चलानी है अपनी गाड़ी, आपके पास एक है, आपने भी नई नई खरीदी है फॉर्च्यूनर। अब आपको उस फॉर्च्यूनर को अपनी पूरी सिटी के अंदर घुमाना है, और सिटी से जब आप घुमाएंगे, अब आप बोलेंगे यार सिटी में तो घुमा दी, लोगों को तो दिखा दी, अब मैं अपनी कॉलोनी में भी घुमाऊंगा। सिंपल। तो सबसे पहले आप अपनी फॉर्च्यूनर यहां से शुरू करो, यहां से। सॉलिड से क्यों शुरू करी, क्योंकि वो फॉर्च्यूनर है, वो सॉलिड है, सॉलिड है तो उसके अंदर मास है, मास है तो एक शेप है, शेप है तो एक कलर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, सब कुछ है, गॉट इट। तो इसलिए मैंने उसको अपने कहां से शुरू करा, सॉलिड से शुरू करा। अब देखना गाड़ी ऐसे जाएगी तुम्हारी। अब देखो गाड़ी को हम घुमा रहे हैं पहले अपनी सिटी में, कहां घुमा रहे हैं बच्चे, सिटी में घुमा रहे हैं मैम, ठीक है, सॉलिड, ये हो गया सॉलिड। तो जब आप सिटी में घुमाओगे तो थोड़ा बाहर की साइड जाओगे, सॉलिड से लिक्विड,
फिर मैम लिक्विड से गैस पे गई और फिर मैम गैस से सॉलिड पे आई। ये मेरी गाड़ी घूम गई पूरी सिटी में, यानी बाहर, ठीक है, थोड़ा सा बाहर की साइड। अब चलिए भाई, बाहर घूम गई, बहुत बढ़िया। अब तुम्हारी गाड़ी घूमेगी कहाँ? अपने कॉलोनीज के अंदर, है ना। मैं अभी यहाँ से यहाँ जाऊंगी, फिर इनसे इन वाली आंटी को दिखाऊंगी, इन वाली आंटी से उन वाले अंकल के घर दिखाऊंगी, तो ठीक है। तो यानी मैं लाई भाई लिक्विड से सॉलिड अपनी गाड़ी। अब मैं अंदर घूम रही हूँ ना, कॉलोनी, सिटी तुम्हारा पूरा बाहर हो गया, तो तुम इसको बाहर लेके जाओगे। कॉलोनी तो सिटी के अंदर आती हैं, तो आप इसको अंदर लेके आओगे। तो अब आप लाओगे लिक्विड से लाए सॉलिड, सॉलिड से लाए गैस, और मैम गैस से लाए लिक्विड। बस तुम्हारी कार फॉर्च्यूनर रेडी है। अब तुम आगे देखो, आगे देखो, ठीक है, आगे देखा। अब तुमने क्या करना है ना, बस ये करना है, कुछ नहीं करना। यहां पे लिख दो FM। FM सुनने वाला FM होता है, FM से इसको याद कर लो। यहां पे आप याद कर लो E, और यहां पे याद कर लो C, EC, और यहां पे याद कर लो D, और यहां पे याद कर लो S, DS। बस इतना आपको यहाँ पे लर्न करना है। अब देखो, FM का मतलब होता है, ये जो M है इसका मतलब होता है मेल्टिंग, ठीक है, मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब क्या होता है? जो चीज पिघल गई है ना, मेल्ट हो गई। और इसको आप फ्यूजन भी बोलते हो, मेल्टिंग को क्या भी बोलते हो? फ्यूजन भी बोलते हो, याद रखना। ये होता है आपका फ्रीजिंग। F से होता है बच्चे फ्रीजिंग, और फ्रीजिंग को मैम सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन। ये मैं इसलिए नेम बता रही हूं क्योंकि कई बार एग्जाम में फ्रीजिंग ना देके सॉलिडिफिकेशन दे देगा, फ्यूजन दे देगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना। उसके बाद ई यानी आपको दे दिया इवेपोरेशन, जिसको आप बोलते हो वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण। और सी यानी दे दिया आपको कंडेंसेशन। सी से होता है कंडेंसेशन, ठीक है, ये आपको ऐसे दे देगा, यहाँ पे दे देगा कंडेंसेशन, गॉट इट। और कंडेंसेशन को आप दूसरी भाषा में लिक्विफिकेशन भी कहते हो। क्या बोलते हो? लिक्विफिकेशन। तो यहाँ पे मैंने लिक्विफिकेशन भी लिख दिया, गॉट इट। अब डी से होता है डिपोजिशन, डिपोजिशन, और इसको आप प्रिसिपिटेशन भी कहते हो, प्रिसिपिटेशन, ठीक है। बस लर्न करना, मैं आपको बता रही हूँ, डिपोजिशन, डी से डिपोजिशन, और ये प्रिसिपिटेशन। और ये होता है आपका सब्लिमेशन, ये होता है आपका सब्लिमेशन, गॉट इट। अब आपको समझ आ गई बातें? बस इतना ही आपको लर्न करना है। ये F से था, ये M से था, ये E से है, ये C से है, ये S से है, ये D से है, बस। अब इसमें कुछ अलग रटना ही नहीं है, हो गया आपका स्टोरी कंप्लीट। देखो, सॉलिड से गई लिक्विड, मैम मेल्टिंग, मैम लिक्विड से गैस गई, मैम इवेपोरेशन, मैम गैस से सॉलिड आए, मैम डिपोजिशन। अच्छा, लिक्विड से सॉलिड गई, मैम फ्रीजिंग यानी सॉलिडिफिकेशन, मैम सॉलिड से गए गैस, मैम सब्लिमेशन, मैम गैस से लिक्विड आए, मैम कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन। बस हो गया लर्न। अब नहीं करना आपको कुछ भी लर्न। तो ये आपकी ट्रिक कह लो या समझाने का एक तरीका कह लो, कुछ भी कह सकते हो, ऐसे आपको इसको लर्न करना है। आप कभी भूलोगे नहीं आप, ठीक है। अब आपको पता है मैम फ्रीजिंग यानी 0 डिग्री सेल्सियस, मैम मेल्टिंग मतलब जो बॉइलिंग हो रही है, ठीक है, वो अभी कितने पे हो रही है? इवेपोरेशन हो रहा है, डेट इज 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है। आप बता सकते हो कि कितने पे क्या चीज हो रही है। हाँ चलिए, अब इसमें लास्ट टॉपिक आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। एक इसमें ये आपकी जब क्लास 7th की एनसीईआरटी है उसके अंदर आपका आता है स्टेट ऑफ मैटर, और उसके अंदर आप ये बहुत सी अलग अलग स्टेट्स पढ़ते हो, जिसमें आप सॉलिड स्टेट को अलग पढ़ते हो, ठीक है, लिक्विड जो आपकी गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर है उसको आप बहुत डीपली पढ़ते हो। तो यहाँ पे बस मैं थोड़े से गैसियस लॉस पढ़ूंगी, जहां से क्वेश्चन आते हैं उतना ही पढ़ूंगी जितना एग्जाम की नीड है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, ये आप देखेंगे किसने दी थी, इसको हम बोलते हैं डाल्टन्स लॉ, ठीक है, डाल्टन लॉ बोलते हैं। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी गैसेस की और लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस या फिर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, गॉट इट। आ जाओ, देखो एक गैसियस स्टेट होती है जिसमें आपकी हमेशा याद रखना जो थर्मल एनर्जी होती है वो किससे ज्यादा होती है? आपकी थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है जो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। थर्मल एनर्जी मतलब एक वो एनर्जी जो पार्टिकल्स, जब आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो मोशन कर रहे होते हैं उनके बीच में जो एनर्जी लग रही है, जो ऊर्जा उनमें लग रही है, वो एक आपकी थर्मल एनर्जी होती है। वो इसमें हमेशा बहुत बहुत ज्यादा होगी, किससे? IMF से, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से, गैसियस स्टेट में बात कर रही हूं। अब इसमें आपके कुछ लॉज हैं, जैसे आपका बॉयल लॉ है, ठीक है, इसमें आपका अलग अलग लॉ है। अब आप इन लॉ को कैसे याद करेंगे? बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, ठीक है, जितना आता है उतना आपको पढ़ना है। अब जैसे इसको ना आप देखो,
इसकी एक ट्रिक बता देती हूँ आपको, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर लो, ABC2G, बस। अगर आपको लग रहा है ना कि आप भूल जाओगे कि इसमें मतलब कौन कौन से लॉ आते हैं, तो ये आप ABC2G से लर्न कर लो। ए का मतलब होता है बच्चा आपका अवागैद्रो लॉ, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है अवागैद्रो लॉ, यानी आपको इसकी वैल्यू पता होगी, हमेशा आपसे पूछी जाती है कि कितनी होती है, तो डेट इज 6.022 इंटू 10⁻23, ये हमेशा इसकी वैल्यू रहती है, इसको आप लोग लर्न रखेंगे। और इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N के, है ना। N यानी जो भी आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसको आप ऐसे लिखते हो V1/N1 और V2/N2, बस। इसमें आपको सिर्फ इतना लर्न करना है। उसके बाद B आता है आपका बच्चे बॉयल्स लॉ, ठीक है। B से आप याद रखना मैम बॉयल्स लॉ होता है, B से होता है बॉयल्स लॉ, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चे C, और मैम C से होता है चार्ल्स लॉ। क्या होता है चार्ल्स लॉ। और मैम ये जो 2 G लिए हैं आपने, इसमें जो एक G होता है वो रिप्रेजेंट करता है ग्राहम्स लॉ को, ठीक है, जिसको हम डिफ्यूजन भी बोलते हैं और इफ्यूजन भी बोलते हैं। और मैम दूसरा G रिप्रेजेंट करता है किसको, गै-लुसाक को, किसको, इसको रिप्रेजेंट करता है मैम गै-लुसाक्स को, बस। आपको सिर्फ इतने ही यहाँ पे लॉज पढ़ने हैं, इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई भी लॉज नहीं पढ़ने हैं। गॉट इट। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बच्चे बॉयल्स लॉ की बात करती हूँ, तो बॉयल्स लॉ सीधा सीधा कहता है ये आपका प्रोपोर्शनल है ना। P जो होता है वो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/V के, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि P1V1 इक्वल होता है किसके, P2V2 के। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। आपसे सीधा पूछ सकता है कि जो भाई जो प्रेशर है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो प्रेशर होता है किसी भी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके वॉल्यूम के, उस गैस का जो वॉल्यूम है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और इसमें आपके बच्चे 2 स्लोप बनते हैं, एक स्लोप ये बनता है और दूसरा स्लोप ये बनता है। पहला स्लोप आपका ऐसे जाता है, यानी कर्व्ड आप कह सकते हो, और जो दूसरा P और 1/V का स्लोप होता है वो K मतलब कांस्टेंट, K मतलब कांस्टेंट रहता है। यानी कहां से आया ये K, ये यहां से आया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, P is equals to K 1/V, P is equals to K 1/V, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये देखो P और ये 1/V, इसका स्लोप मैम सीधा K मतलब ये जो मैंने कांस्टेंट लिया है। सिंपल। चले आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये चार्ल्स लॉ है, ये कौन सा लॉ है भाई, चार्ल्स लॉ है। ये कह रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे, है ना, जो वॉल्यूम होता है, यानी ये जो V है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, T के, यानी टेम्परेचर के। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो मैम V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा तो बस ये पूछेगा कि बताओ जहां पे आपका वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, यानी टेम्परेचर के, तो उसको आप क्या बोलते हो, बता देना मैम, उसको हम चार्ल्स लॉ बोलते हैं। अगर बॉयल्स की बात करेगा तो वहां पे क्या होता है मैम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/T के। गॉट इट। तो वहां पे आप ऐसे बता सकते हो। अब नेक्स्ट है आपका ओवोगैद्रो लॉ। यहां पे क्या होता है ओवोगैद्रो में, जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N के, है ना, N यानी V1/N1, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो बच्चे V2/N2। गॉट इट। V1/N1 और V2/N2, बस। ये आपका नेक्स्ट है तीसरा, और ये है आपका सेकेंड यानी चार्ल्स लॉ। सिंपल। यानी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर या प्रेशर पर जो वैल्यू होती है सभी गैसेस की, वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर रहती है। सिंपल। ये मैंने आपको ऐसे बता दिया। आगे अब उसके बाद आता है आपका ग्राम्स लॉ। ठीक है, ग्राम्स लॉ में क्या कहता है, ग्राम्स लॉ कहता है कि मैम जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, यानी ग्राम्स लॉ को आप डिफ्यूजन भी कहते हो और आप इसको इफ्यूजन भी कहते हो, कंफ्यूज मत होना, वो किसी भी नेम से आपको दे सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है मैम, यहाँ पे यानी ये आपका R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/√D के, 1/√D के। ठीक है, अब आप अगर भूल जाओ तो एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। जैसे आपको पता है ग्राहम, ठीक है, ग्राम्स में क्या हो रहा है, जो ग्राहम लॉ है इसका R पकड़ लो, R,
और R ले लिया यहाँ पे। अगर तुम्हें याद नहीं होना ना तो ग्राहम में क्या आया, R आया और R से इस मैंने शुरुआत करी। यानी कि मैम ये R क्या है, मैम ये जो आपका डिफ्यूजन जो रेट है डिफ्यूजन इफ्यूजन का, वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस स्क्वायर रूट ऑफ D के। और ये जो D है मैम ये आपका मोलर मास है। ये क्या है मैम, मोलर मास है, यानी जिसको आप मोलर द्रव्यमान बोलते हो। गॉट इट। हाँ, टेम्परेचर और प्रेशर आपके कांस्टेंट रहेंगे, ये कांस्टेंट पे चलेगा सारी चीजें, ग्राहम का नियम। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गे-लुसाक, है ना, जो आपका गे-लुसाक है इनका नेक्स्ट आता है। और ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं भाई कि जो आपका P है, ठीक है, याद रखना, जो आपका P है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो मैम P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। ठीक है, बस इतना आपको यहाँ पे याद रखना है, बस दैट इज, यानी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बस आप इनकी इक्वेशंस को लर्न रख लो कि क्या होता है क्या नहीं होता। वो ये कहता है कि एक आपके कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जो प्रेशर होगा किसी भी गैस का, है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। किसमें, केल्विन में होता है ना, 273 केल्विन। ठीक है, बस आपको सिर्फ इतना रखना है इसमें लर्न। अब देखो ये भी वही चीजें सारी है ना, ये वही आपको दिया हुआ है। एक और बात मैं बता दूं, एक इसमें आती है आइडियल गैस इक्वेशन, ये भी आप याद रखना। एक होती है बच्चे आइडियल गैस इक्वेशन, ये होती है PV इज इक्वल्स टू nRT। बस ये आप यहाँ पे याद रखेंगे, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल आ जाता है कि आइडियल गैस इक्वेशन है। अब आपको उसमें मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, प्रेशर निकालना है, टेम्परेचर निकालना है, कुछ भी आपको दे सकता है, तो आप इसको लर्न रखेंगे। मैम आइडियल गैस इक्वेशन होती है जिसमें जो R होता है वो मैम हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, और मैम जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है। गॉट इट। बॉयल्स लॉ, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। है ना, एक मिनट, इसको आप एक बार कर लो। तो P यहाँ पे क्या होता है, 1/V के होता है, और PV इज इक्वल्स टू आपका nRT होता है। ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। यहां से डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हिंदी वालों के लिए है, बॉयल का नियम आप देख लेना, P 1/V, बाकी सारा ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये जो PV इज इक्वल्स टू nRT है, ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है।